नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी अनहैप्पी बर्थडे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए अनहैप्पी बर्थडे। सुनिए, दीपा ने मुश्किल से पति को एक और बुलाकर कहा, अब और कितनी देर इंतजार करना होगा? 8 बजने को हैं। 8 ही बज रहे हैं, कहीं रात के 12 तो नहीं? तुम तो ऐसी आफत मचा देती हो कि बस। आखिर बॉस हैं वे मेरे, उनके लिए 10-5 मिनट इंतजार कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन उन लोगों का तो होगा जो घंटे भर से बोर हो रहे हैं। आपके बॉस यदि लेट आते हैं तो उसकी सजा समय पर आने वाले क्यों भुगतें? चेतन ने आंखें तरेर कर पत्नी की ओर देखा। बेचारी सहम तो गई, फिर भी हिम्मत करके बोली, बच्चे भी तो उतावले हो रहे हैं। वह तो गनीमत है कि पड़ोस की अलका उन्हें बहलाए हुए है, नहीं तो अब तक तो गदर मच जाता। चेतन ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर दीपा जानती थी इस मौन का अर्थ सम्मति नहीं है। इसका मतलब है चुप हो जाओ और बैठकर प्रतीक्षा करो। बेचारी चुपचाप फिर से मेहमानों के बीच आकर बैठ गई। कहाँ गायब हो गई थी? मिसेस गुप्ता ने टोक ही दिया। जरा किचन तक गई थी। कितनी भी तैयारी कर लो, आखिरी समय तक कुछ न कुछ याद आता ही रहता है। अरे कुछ ना पूछो, मुझे तो 2 दिन पहले से ऐसी टेंशन हो जाती है कि सामने रखी चीज तक दिखाई नहीं देती। मिसेस गुप्ता शुरू हो गई। दीपा डर गई कि अब इनकी पार्टियां और इनकी तबीयत दोनों का बखान सुनते सुनते सवेरा हो जाएगा। तभी सौभाग्य से मिसेस मल्होत्रा ने चतुराई से विषय बदल दिया। बोली, दीपा, इस यूनिफॉर्म में जिमी बड़ा स्मार्ट लग रहा है। लगता है बड़ा होकर आईपीएस बनेगा। अरे उसकी भली कही, उसे तो हर साल एक न एक सनक सवार होती है। पिछले साल उसने नेवी की ड्रेस खरीदी थी और उससे पहले साल पता है हजरत पर बैंड मास्टर बनने का भूत सवार था। जाने कहाँ कहाँ से डिजाइन इकट्ठी करके मैंने वह रंग बिरंगी चमकीली पोशाक सिलवाई थी। पूरे 500 का चूना लग गया था। एक दिन पहनी और बस उठाकर माली बाबा के पोते को दे दी। जिमी की उम्र का ही है ना वह। इतनी महंगी पोशाक नौकरों में बांट दी। मिसेस अवस्थी की आंखें जैसे निकल पड़ने को हो गईं। तो और क्या करती भाभी जी? वैसे कपड़े पहनाकर बच्चे को कहाँ ले जाती? तुम्हारे माली बाबा के तो मजे हैं। लगता है उनके बच्चों का वार्डरोब तो जिमी के कपड़ों से भर जाता होगा। पहनने वाले भी तो 3-3 हैं, कोई कहाँ तक बनवाएगा? मैं तो इसीलिए जिमी के सारे कपड़े उन्हें दे डालती हूँ। घर में अंबार लगाने से अच्छा है कोई उन्हें पहने। हमारे लिए लाख पुराने हों, उनके लिए तो वे कपड़े नए ही होते हैं। इस विषय पर एक अच्छी खासी बहस की गुंजाइश थी, पर उसी समय अलका दौड़ी हुई आई। भाभी जी, केक कटवाइए ना प्लीज। मेरे स्टॉक में जितने गेम्स थे सब हम लोग खेल चुके हैं, अब मैं और नहीं झेल सकती। ठीक ही तो कह रही है, सभी ने एक स्वर में कहा। बेचारी घंटे भर से हलकान हो रही है। उसी के दम पर बच्चे इतनी शराफत से बैठे हैं, नहीं तो अब तक केक की आइसिंग तक चट कर गए होते। दीपा पसोपेश में थी कि क्या करे, कैसे पति को राजी करे। तभी सक्सेना साहब बोल पड़े, अरे भाई शर्मा, बच्चों के सब्र का अब और कितना इम्तहान लोगे? केक वेक कटवाओ यार। दीपा खुश हो गई, अब चेतन मना नहीं कर पाएंगे। और वही हुआ। बेमन से ही सही, चेतन को उठना ही पड़ा। फिर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ केक काटने का शुभ कार्य संपन्न हुआ। सबने जिमी को बधाई दी। हैप्पी बर्थडे टू यू गाया गया। कैमरा 5-7 बार क्लिक हुआ और बस हॉल में घमासान युद्ध सा शुरू हो गया। हेलीकॉप्टर की आकृति वाला 250 रुपए का शानदार केक देखते देखते धराशायी हो गया। सलीके से सजे डोंगे, करीने से लगी प्लेटें, कलात्मक ढंग से कटा सलाद,
सब पल भर में अस्त व्यस्त हो गया। झकाझक धुली सफ़ेद चादरों पर इमली की चटनी ने चित्रकारी कर दी। खाने के बाद गुब्बारे नोचकर बच्चों ने कमरे की रही सही सज्जा को भी तहस नहस कर दिया। चेतन सब कुछ देख रहा था और देखकर कुढ़ रहा था। उसे मालूम था कि यह सब होगा, इसीलिए वह केक इतनी जल्दी नहीं कटवाना चाहता था। पर यहाँ तो एक से एक मरभूखे जमा हो गए थे। तभी बाहर दरवाजे की घंटी बजी। चेतन आदतन बाहर की ओर लपका, पर अब उसके चेहरे पर उत्सुकता नहीं, तनाव था। जाते हुए उसने फुसफुसाकर पत्नी से कहा भी, 5 मिनट और रुक जाती तो क्या प्रलय आ जाती, पर नहीं, तुम तो अपने मन की ही करके रहोगी। दीपा हैरान, भला उसे अपने मन की करने का मौका ही कहाँ मिला? नहीं तो लोग अब तक खा पीकर घर चले गए होते। पर यह समय बहस का नहीं था। बाहर दरवाजे पर सम्मानित अतिथि खड़ा था। अपनी कीमती साड़ी का आंचल शालीनता से लपेटकर दीपा बरामदे में आई। उसने तो सोचा था कि पतिदेव विनम्र मुस्कान बिखेरते हुए स्वागत में दोहरे हो रहे होंगे, पर वे तो माथे पर 100 बल लिए हुए किसी से कुछ कह रहे थे। आगे बढ़कर देखा, माली बाबा के तीनों पोते थे। जिमी के कपड़ों में ही सज धज कर आए थे। बबलू ने तो वही बैंड मास्टर वाली पोशाक पहनी हुई थी जो खासम खास मौके पर पहनता था। उसके हाथ में प्यारा सा गुलदस्ता था। इससे पहले कि दीपा कुछ कह पाती, चेतन ने कड़क आवाज दी, जिमी यहाँ आओ। जिमी सहमा सा बाहर आया। तुमने इन लोगों को बुलाया था? पिता का सामना करने का हौसला उसमें न था। उसने माँ से रुबासी आवाज में कहा, मम्मी आप ही ने तो कहा था कि अपने सब दोस्तों को बुला लेना। चेतन ने माँ बेटे को खा जाने वाली नजरों से देखा और पैर पटकते भीतर चले गए। फिर दीपा ने अपने आप को संभाला। गुलदस्ता हाथ में लेकर बोली, हाय कितना प्यारा गुलदस्ता है, तुमने खुद बनाया है? वाह। जिमी बेटे, बबलू को थैंक यू बोलो और यह बुके सेंटर टेबल पर सजा दो। राजू, बबलू, बंटी, तुम लोग थोड़ी देर बाद आना। अभी तो साहब जी के दोस्त बैठे हैं ना, जिमी खुद तुम्हें बुलाने आएगा। बेचारे बच्चे अपना सा मुंह लेकर लौट गए। कितनी उमंग से आए थे। उनकी दादी ने उन्हें कितने जतन से संवार कर भेजा था। दीपा का मन कैसा तो हो आया। उसे चेतन पर नहीं, अपने आप पर गुस्सा आने लगा। यह घर उसका भी तो है, फिर वह इतना डरती क्यों है? वह तो बच्चों में भेदभाव नहीं बरतती, फिर उन्हें वापस क्यों भेज दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अपने मन में भी एक चोर बैठा है? अब यहीं खड़ी रहोगी या भीतर भी चलोगी? चेतन ने आकर घुड़क न दिया होता तो शायद वह सारी शाम वहीं दरवाजे पर ही खड़ी रह जाती। बॉस आए तो पर 9 बजे के बाद, और एक तरह से यह अच्छा ही हुआ। कमरे की शक्ल सुधारने की थोड़ी मोहलत मिल गई। शायद सबके बीच में उनकी ओर ठीक से ध्यान भी नहीं दे पाते। अब तो जो इक्का दुक्का मेहमान बचे थे वे भी उन्हें देखकर खिसक लिए। चेतन ने राहत की सांस ली। उनके चेहरे का तनाव भी अब काफी कम हो गया था। बॉस ने आते ही ढेर सी क्षमा याचना की, दुनिया भर के कारण गिना दिए जिनमें एक भी ठोस नहीं था। शायद वे भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। बत्रा साहब पहली बार घर पधारे थे। उनकी पत्नी से दीपा की पहली मुलाकात थी, पर थोड़ी सी औपचारिकताओं के बाद ही दोनों खुलकर बातें करने लगीं। वैसे भी महिलाओं के सुख दुख सब जगह एक से होते हैं। वही महंगाई का रोना, नौकरों की परेशानी, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की बीमारी। बातों का सिलसिला अच्छा खासा चल निकला था कि चेतन ने आवाज़ दी, दीपा अब बातें ही करती रहोगी या मेहमानों की खातिर भी करोगी? दीपा हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई तो साहब बोले, एंड वेयर इज द बर्थडे बॉय? पहले उसे तो विश कर लें। यस सर, ही मस्ट हैव योर ब्लेसिंग्स। जिमी, जिमी डार्लिंग। दीपा, जिमी कहाँ है?
अब दीपा को होश आया कि उसने पता नहीं कब से जिमी को नहीं देखा है। बहादुर को प्लेटें लगाने के लिए कहकर वह भीतर की ओर भागी। कहीं सो न गया हो, नहीं तो उसे जगाना टेढ़ी खीर है। कमरे में आकर देखा जिमी कपड़े पहने पहने ही बिस्तर पर पसर गया है, पर गनीमत थी कि वह जाग रहा था। बेचारा दिन भर की आपाधापी से थक गया होगा, और कोई होता तो वह उसे उठाती भी नहीं, पर बाहर चेतन के साहब आए हुए थे। जिम्मी बेटे उठो तो, देखो बाहर बत्रा अंकल आए हैं। उसने बेटे को पुचकार कर खड़ा कर दिया, कपड़ों की सलवटें ठीक की, चेहरे पर गीला रुमाल फेरा, बालों में हल्का सा ब्रश किया। तब तक चेतन धड़धड़ाते हुए भीतर चले आए। हरी अब भाई, ये तुम क्या करने लग गई? तुम्हारे बेटे को जरा प्रेजेंटेबल बना रही थी। थैंक यू वेरी मच। और बरखुरदार, आपको सब याद तो है ना? जरा ठीक से बिहेव करना। जिमी कुछ नहीं बोला, यंत्रवत माँ की उंगली पकड़कर बाहर आ गया। ना तो उसने नमस्ते की, ना हाथ मिलाया, अपना नाम तक वह नहीं बता पाया। और जब मिसेस बत्रा ने उसे बड़ा सा पैकेट थमाया तो उसने थैंक यू तक नहीं कहा। पल भर को एक असहज सन्नाटा सा छाया रहा। फिर दीपा ने क्षमा याचना के से स्वर में कहा, दरअसल मैं उसे सोते से जगा कर लाई थी। नेचुरली 10 बज रहे हैं, बच्चा सोएगा नहीं क्या? मिसेस बत्रा ने मिश्री सी घोलते हुए कहा। पर दीपा आश्वस्त नहीं हुई। उसे उन लोगों की चिंता थी भी नहीं, उसे तो चेतन की नाराजगी का डर खाए जा रहा था। उन लोगों को जैसे तैसे विदा करने के बाद वह भीतर आई। देखा जिमी अब भी उसी तरह सुस्त लेटा हुआ है। उसका मन ममता से भर आया। पता नहीं इसने ठीक से कुछ खाया भी है या नहीं। हम लोग बच्चों के नाम पर इतना जश्न करते हैं, पर वही सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट होता है। कुछ खाओगे बेटा? जिमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम कपड़े बदल लो, फिर हम प्रेजेंट्स खोलेंगे। मैं बोलती जाऊंगी, तुम लिखते जाना। पर इस आकर्षक प्रस्ताव पर भी जब जिमी मौन रहा, तब उसका माथा ठनका। प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या बात है बेटा, मम्मा से नाराज हो? तभी चेतन आंधी की तरह कमरे में दाखिल हुए। कसैले स्वर में बोले, वाह क्या लाड़ हो रहे हैं। तुम्हारे इसी लाड़ प्यार ने तो बर्बाद करके रख दिया है इसे। ओफो, अब आज के दिन तो उसे बख्शो। आज के दिन ही तो 4 भले आदमी घर में आते हैं, सारी इज्जत का कचरा करके रख दिया। क्या फायदा है इतने महंगे स्कूल में भेजने का? ढंग के 2 बोल भी इनके मुंह से नहीं फूटे, और स्कूल भी बेचारा क्या कर लेगा? घर में भी तो ढंग का वातावरण हो। इससे तो अच्छा था कि मैं उन लोगों को आमंत्रित ही नहीं करता, कम से कम उनकी इंसल्ट तो ना होती। पति की धुआंधार बमबारी से दीपा के आंसू निकल आए। माँ का रुआंसा चेहरा देखकर जिमी को ताव आ गया। बोला, पापा आपने भी तो मेरे दोस्तों की इंसल्ट की है, मैं भी उन्हें आमंत्रित करके आया था। बदतमीज। जिमी की बात पूरी होने से पहले ही एक झन्नाटेदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा। बेचारा बच्चा पल भर भौचक रह गया। फिर अनायास उसके होठों पर वह वाक्य आ गया जिसकी रिहर्सल बत्रा अंकल के लिए 20 बार की जा चुकी थी। कांपती आवाज में बोला, थैंक यू पापा, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल गिफ्ट। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।